आज की कविता है बादल को घिरते देखा है। और इस कविता पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तरों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम पर्पस से काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमसे पूछता है कि इस कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त, ऑब्वियसली बात है कि ये इस कविता के अंतर्गत बादलों की चर्चा की गई है। अब बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त यानी कि अलावा और किन दृश्यों का चित्रण किया गया है वो हमें उत्तर में बताना है। तो इस कविता में निम्नलिखित दृश्यों का चित्रण हुआ है। पहला, ओस की बूंदों को कमलों पर गिरने के दृश्य का चित्रण किया गया है। कमल है, कमल के फूल है, उसके पत्ते हैं, उस पर ओस की बूंदें गिरी हुई हैं। घासों पर गिरी रहती हैं ओस की बूंदें, तो उस ओस की बूंदों की चर्चा की गई है जो कमल पर गिरे हुए हैं। दूसरा, हिमालय में विद्यमान झीलों पर हंसों के तैरने का दृश्य दिखाया गया है। हिमालय में जो झील है उनमें हंस जो है वो तैर रहे हैं, उनका दृश्य दिखाया गया है। वसंत ऋतु के सुंदर सुबह के दृश्य का चित्रण किया गया है। चकवा चकवी का जो सुबह मिलने का दृश्य है उसका वर्णन किया गया है। कस्तूरी हिरण के भगाने के दृश्य का चित्रण किया गया है और किन्नर तथा किन्नरियों के दृश्य का चित्रण किया गया है। तो इन सब विषयों की चर्चा बादल को घिरते देखा है कविता में की गई है। तो बादलों के सौंदर्य का चित्रण तो भरपूर किया गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त इन सभी विषयों की चर्चा भी वहां पर हमें मिलती है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न नंबर 2, प्रणय कलह से कवि का क्या तात्पर्य है। तो जो कविता में ये शब्द यूज किया गया है प्रणय कलह, प्रणय यानी कि प्रेम, कलह मतलब कि जैसा कि आप आम जिंदगी में कलह का मतलब कलह कलेश से समझते हैं, तो अगर ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पर है तो भी प्रेम में जो रोष है और जो गुस्सा है वो प्रकट किया जा रहा है। तो प्रेम का जो गुस्सा है और वो ले देकर जो है प्रेम प्रकट ही वो करता है। तो प्रणय कलह जो है यहाँ पर वो आप प्रेम को दर्शाता हुआ नजर आता है। उत्तर देखते हैं इसका तात्पर्य कि प्रेम से युक्त तकरार, इस तकरार में कड़वाहट के स्थान पर प्रेम ही शामिल होता है। यानी प्रेम से संबंधित जो भी कला होती है उसका निष्कर्ष सिर्फ प्रेम होता है। तो इस तकरार में कड़वाहट के स्थान पर प्रेम ही शामिल है और ये दो प्रेमी जोड़ों के माध्यम से प्रेम से भरी लड़ाई होती है। कविता में चकवा चकवी के माध्यम से यह प्रणय कलह जो है दर्शाया गया है। तो चकवा चकवी जो कि रात को बिछड़ जाते हैं और सुबह मिल जाते हैं और उनके मध्य जो प्रणय कलह चल रही है वो भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश कवि ने पूरी तरीके से की है। तो प्रणय कलह का पहले हम शाब्दिक अर्थ लेंगे और उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है और उसके भाव के साथ वही मीनिंग निकलेगा जो इसका शाब्दिक अर्थ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 के साथ, कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने के क्या कारण है। हम सभी जानते हैं कि कस्तूरी की जो महक है वो हिरण की नाभि से स्वयं ही आती रहती है। अब उसकी महक को पाकर हिरण जो है परेशान रहता है कि ये महक कहाँ से आ रही है और उसके पीछे वो भागता फिरता है, लेकिन उसको खुद को नहीं पता है कि ये उसके स्वयं की नाभि में ही ये चमत्कार जो है भगवान ने उसमें दे रखा है, जिसके लिए वो जगह जगह फिर रहा है। और इसका जो भाव निकलता ये है कि इंसान में खुद में इतनी अच्छाइयाँ होती हैं फिर भी वो उनको जान नहीं पाता है और पूरे संसार में भटकता रहता है, गलत चीजों में पड़ता रहता है। उसी तरीके से जिस तरीके से कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि में पड़े कस्तूरी को जान नहीं पाता और उसके लिए भटकता रहता है। तो कस्तूरी मृग को अपने पर ही चिढ़ते क्यों देखा है, वो चिढ़ रहा है क्योंकि वो महक जो है उसे परेशान कर रही है और वो उसके पीछे भाग रहा है लेकिन वो मिल नहीं रहा। अब देखते हैं इसका उत्तर, कस्तूरी मृग पूरा जीवन कस्तूरी की गंध के पीछे ही भागता रह जाता है। उसे इस सत्य का भान ही नहीं होता, भान यानी एहसास नहीं होता कि वह गंध तो उसकी नाभि में व्याप्त यानी उसकी नाभि में ही मौजूद कस्तूरी से ही आती है। जब वह ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है तो उसे अपने पर ही चिढ़ होने लगती है और वह अपनी असमर्थता के कारण परेशान होता है क्योंकि वो उसे नहीं ढूंढ पा रहा है और ढूंढते ढूंढते वो थक जाता है और उसके कारण वो असमर्थता के कारण परेशान होता है और अपने पर ही वो चिढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, बादलों का वर्णन करते हुए कवि को
कालिदास की याद क्यों आती है। तो जब हम कविता पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बादलों की चर्चा करते करते कवि जो है वो कालिदास को याद करते हैं। तो वो ऐसा क्यों है? कालिदास ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी रचना मेघदूत में बादल को दूत के रूप में चित्रित किया है। एक यक्ष को धनपति कुबेर ने अपने यहाँ से निर्वासित कर दिया था। अब यहाँ के इसके पीछे एक कहानी है कि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में बादलों के दूत की एक चर्चा की है, और वो चर्चा ये है कि एक यक्ष था जो धनपति कुबेर ने अपने यहाँ से उसे निर्वासित कर दिया। निर्वासित आप कह सकते हैं, निकाल दिया। तो निर्वासित यक्ष जो है मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रेमिका को संदेश भेजा करता था, और कवि ने बहुत प्रयास किया कि वह उन स्थानों को खोज निकाले जिनका उल्लेख कालिदास ने किया था, और उसे वे स्थान बहुत खोजने पर भी नहीं मिलते हैं। अतः बादलों का जो वर्णन है उसे करते हुए कवि को कालिदास की याद आ जाती है। तो वो जो दूत था वो उसने जो है बादलों को अपना दूत बनाकर जो है अपने प्रेम पत्र जो है अपने प्रेमिका के पास तक पहुंचाया करता था, और उन्हीं बादलों को वो ढूंढ रहा है जिससे कि वो भी अपनी बातों को जो है किस तरीके से वो रूप दे सके, वो पहुंचा सके दूसरी जगह पर। वो भी कुछ ऐसा ही सोचते हुए उन मेघों को और उन दूतों को याद करता हुआ वो कालिदास को याद करता हुआ यहाँ अपनी कविता में नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर कवि भी जो है अपनी कविता में बादलों की ही चर्चा कर रहा है। तो वो बादलों से कनेक्शन हो गया है जिसकी वजह से वह कालिदास को याद करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर इसके पीछे क्या कारण है? जो यक्ष है वो मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रेमिका को, यक्ष जो है वो निर्वासित जब धनकुबेर के यहाँ से हो जाता है तो वो मेघों को दूत बनाकर अपनी प्रेमिका को संदेश भेजा करता था, और इस वजह से जो है यहाँ पर भी जो कवि है वो बादलों के जरिए जो है उन्हें कालिदास की याद आ जाती है। प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। कवि ने महामेघ को झंझानील से गरज गरज कर भिड़ते देखा है, क्यों कहा है? अब कविता में यह पंक्ति प्रयोग की गई है कि महामेघ को झंझानील से गरज गरज कर भिड़ते देखा है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों कहा ऐसा कवि ने? पर्वतीय प्रदेशों में भयंकर ठंड के समय कैलाश के शिखर पर कवि ने बादलों के समूह को तूफानों से लड़ते हुए देखा है। तो ये झंझानील जो है वो क्या है? वो तूफान है। तो इसी के लिए उन्होंने कहा है कि महामेघ को, यानी बादलों के एक बहुत बड़े समूह को उन्होंने तूफान से गरज गरज कर लड़ते हुए देखा है। तो पर्वतीय प्रदेशों में जब भयंकर ठंड पड़ती है तो कैलाश के शिखर पर कवि ने बादलों के समूह को, अब महामेघ जो है बादलों के समूह, यानी कि बहुत सारे मेघ इकट्ठे हो गए, एक समूह बनाते हैं तो महामेघ हो गए, और वो तूफानों से लड़ते उन्होंने देखा है। प्रायः पर्वतों में बादल समूह तेज हवाओं से टकरा जाते हैं जिनके कारण आकाश में भयंकर गर्जना होती है। हमने बहुत बार बादलों को गरजते हुए सुना है, और बारिश होती है तो बहुत बार सुना है। तो उसके पीछे का जो साइंस है वो यही है कि वो बादलों का जो समूह है जब तेज हवाओं से गरजता है, टकराता है, तो बहुत आवाज करता है, तो जिनके कारण आकाश में भयंकर गर्जना होती है। उन्हें देखकर आभास होता है कि वे लड़ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी कारण कवि ने कहा है कि महामेघ को झंझानील से गरज गरज कर भिड़ते देखा है। तो यहाँ पर इस पंक्ति से घबराना नहीं है कि बड़े बड़े शब्द यूज हुए हैं और हमें इसका क्या उत्तर देना होगा। झंझानील का मतलब तूफान, महामेघ मतलब बादलों का समूह। अब बादलों का एक बड़ा समूह जो है तूफान से लड़ता हुआ दिखाई देता है। तूफान कैसा? अब बादल जो है बहुत सारे इकट्ठे हो गए और वो एक हवा से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो बादलों की गर्जना सुनते हैं वो गर्जना जो है होती है। और हमें ऐसा लगता है, कवियों को अक्सर ऐसा लगता है, क्योंकि वो चीज़ों को कुछ काल्पनिक तौर पर देखते हैं तो उन्हें लगता है जैसे वो आपस में लड़ रहे हों, और इस तरीके से कवि लिखते हैं अपनी कविता में कि महामेघ को झंझानील से उन्होंने गरज गरज कर भिड़ते देखा है। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। बादल को घिरते देखा है पंक्ति को बार बार दोहराया गया है इस कविता में, तो उससे क्या कविता में क्या सौंदर्य आया है? इस पंक्ति को कवि ने टेक के रूप में, टेक का मतलब यह होता है कविता में लय बनाने के लिए जो है वो कविता में किसी एक पंक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसका बार बार प्रयोग करते हुए उस कविता की लय को बरकरार रखा जाता है। तो इस पंक्ति को कवि ने टेक के रूप में प्रयोग किया है, अतः इसे प्रत्येक अंतरा के बाद प्रयोग किया जाता है। इस तरह कविता प्रभावी बन जाती है और उसका मूल भाव भी जो है स्पष्ट हो जाता है, और इसके प्रयोग से काव्य सौंदर्य में भी बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, जैसा कि हम सभी को मालूम है।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 के साथ। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है, कविताओं से जो ली हुई है। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई को बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शय वालों की हरी दरी पर प्रणय कलह कर छिड़ते देखा है। यहीं पर हम समझ लेते हैं कि निशा काल से यानी रात से ही उनको बिछड़ने का जो अभिशाप मिला हुआ है। निशा काल से चिर अभिशापित, बहुत लंबे चिर काल से ही जो है उनको ये श्राप मिला हुआ है कि वो रात में बिछड़ जाते हैं। बेबस कौन? चकवा चकवी। फिर सुबह होती है तो उनका क्रंदन यानी रोना जो है वो बंद हो जाता है। रोते क्यों है? क्योंकि वो रात को बिछड़ जाते हैं। सुबह होती है तो उनका ये क्रंदन बंद हो जाता है। फिर उनमें और उस महान सरोवर के तीरे, और उस महान यानी बड़े से सरोवर के किनारे वो शैवालों की हरी दरी पर, वो हरी घास पर फिर प्रणय कलह करते हुए दिखते हैं जब सुबह वापस वो मिल जाते हैं। दूसरा है, अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। अलग नाभि से उठने वाले, अलग अनोखे, ये जो अनोखी सी एक खुशबू है जो उसके ही नाभि से उठती है। किसके? हिरण के ही नाभि से उठती है। निज के ही, अपने ही उन्मादक परिमल से, अपने से स्वयं से ही आने वाले उस मस्त कर देने वाले, मदमस्त कर देने वाले, मनमोहक उस खुशबू से ही वो परेशान होकर उसे जगह जगह ढूंढता रहता है, उसके पीछे भागता रहता है, धावित दौड़ दौड़ कर उसे ढूंढने की कोशिश करता है तरल तरुण कस्तूरी मृग को। और वो कस्तूरी जो है उसको ढूंढने के लिए वो मृग जो है इधर उधर भागता हुआ नजर आता है। और फिर उसके बाद जब वो उसे नहीं मिलता है तो अपने पर ही उसे चिढ़ते हुए भी देखा जाता है। तो यहाँ पर व्याख्या पढ़ लेते हैं। पहली पंक्ति जिसमें कि बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर चकवा चकी का जो प्रणय कला है वो दिखाया गया है। रात में बिछड़ जाते हैं, सुबह उनका रोना खत्म होता है, फिर उसके बाद वो प्रणय कला करते हुए मिलते हुए नजर आते हैं सरोवर के तीरे। प्रस्तुत पंक्ति में चकवा और चकई का दर्द दर्शाया गया है। कहा जाता है कि चकवा और चकवी को श्राप है कि वे रात को अलग हो जाएंगे, और यहाँ पर उसी श्राप का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि अभिशापित चकवा और चकई रात को अलग हो जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे के लिए पूरी रात रोते हैं। सुबह होने पर उनका क्रंदन जो है बंद हो जाता है और वे दोबारा से तालाब के किनारे में व्याप्त हरी शैवालों पर प्रेम की मीठी लड़ाई लड़ने में शुरू हो जाते हैं। मानो चकई बोल रही हो कि तुम रात मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे, और यह प्रणय कलह कवि स्वयं देखता है इसे, और जिसको वो अपनी कविता में चर्चा के तौर पर शामिल करता है। दूसरे में जिसमें यहाँ पर हमें हिरण को कस्तूरी के पीछे भागते हुए दिखाया जाता है, फिर उसके बाद वो अपनी पर ही चिढ़ता हुआ दिखता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कस्तूरी हिरण की परेशानी को दर्शाता है। वह कहता है कि कस्तूरी मृग पूरा जीवन कस्तूरी गंध के पीछे ही भागता रह जाता है और उसे इस सत्य का भान ही नहीं होता कि वह गंध तो उसकी अपनी ही नाभि में व्याप्त कस्तूरी से आती है। जब वह ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है तो उसे अपने पर ही चिढ़ होने लगती है। वह अपनी असमर्थता के कारण परेशान हो उठता है। संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। यहाँ से भी कुछ पंक्तियाँ मिली हैं हमें। छोटे छोटे मोती जैसे तुहिन कणों पर और कमलों पर गिरते देखा है। यहाँ पर इन पंक्तियों में तो ओस की बूंदों की चर्चा की गई जो कमलों पर गिरे हुए हैं। समतल देशों से में आकर हंसों को तिरते देखा है, और सरोवर में किस तरीके से हंस जो तैरे उसकी चर्चा की गई इन पंक्तियों में। और ऋतु वसंत का सुप्रभात था, और इस तरीके से वसंत ऋतु का यहाँ पे वर्णन मिलेगा इन पंक्तियों में। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, और फिर ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, जाने दो वह कवि कल्पित था। और यहाँ पे कवि की कल्पना की चर्चा की गई है। तो एक एक करके यहाँ पे सबकी संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ते हैं। पहली वाली पंक्ति का अर्थ है कि प्रस्तुत पंक्ति जो है नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है से ली गई है, और इसमें कवि जो है वर्षा ऋतु में तालाब के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। व्याख्या इस प्रकार है इसकी। कवि कहता है कि वर्षा का सौंदर्य बहुत अद्भुत है। हिमालय स्थल में तो इस सौंदर्य की बात ही अलग है। ओस के छोटे छोटे कण मोती के समान लग रहे हैं, और उसके शीतल और बर्फ के समान कणों को कवि ने मानसरोवर में सुनहरे खिले कमलों के ऊपर गिरते हुए देखा है। और भाव ये है कि ओस के कणों को उसने कमल पर गिरते देखा है, और ये सौंदर्य जो है बहुत ही अद्भुत है। बादल की चर्चा हुई है, और पहले ही प्रश्न में हमने पढ़ लिया कि कवि ने बादलों की चर्चा के अलावा और कौन से विषयों की चर्चा इस कविता में की गई है। तो उसमें से एक चर्चा यही है ओस की बूंदों की, जो कमलों पर गिरते हुए देखा है उसने। मौसम के अनुसार चलते हुए देखा गया है इसमें कि किस तरीके से ओस की बूंदें हैं जो कमल पर गिरी हैं, और वो कितनी सुंदर दिख रही हैं। उसी सुंदरता का वर्णन यहाँ पर कवि करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी पंक्तियों में बोला जा रहा है
संदर्भ है कि प्रस्तुत पंक्ति नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा से ली गई और इसमें कवि ने वर्षा ऋतु में हिमालय स्थल में बनी झीलों के सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में बहुत सी छोटी बड़ी प्राकृतिक झीलें विद्यमान हैं और इन झीलों में मैदानी स्थानों के उमस भरे मौसम से तंग आकर हंसों के समूह को आते हुए देखा गया है और वह झीलों के नीले जल में तीखे मीठे स्वाद से युक्त वाले कमल नालों को खोजते हुए तैरते हैं। वे इस झील में बहुत सुंदर लगते हैं। भाव यह है कि वर्षा ऋतु में हिमालय की झीलें इन हंसों का निवास स्थान बन जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हंसों की चर्चा की गई है। अगली पंक्तियों का जो अर्थ है वो इस प्रकार है कि प्रस्तुत पंक्ति जो है नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है से ली गई है और इसमें कवि वसंत ऋतु की सुबह के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहता है कि वसंत ऋतु का जो सुंदर प्रभात है वो हो रहा है और इस समय मंद तथा शीतल हवा चल रही है। सूर्यास्त यानी अब सूर्य अस्त हो रहा है, उसकी सुनहरी किरणें अपने आसपास व्याप्त शिखरों को सोने के समान रंग में रंग रही है और भाव यह है कि वसंत ऋतु की सुबह का सौंदर्य जो है बहुत ही सुंदर होता है। अगली पंक्तियां हैं, इसका संदर्भ इस प्रकार है कि प्रस्तुत पंक्ति नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा से ली गई और इसमें कवि कालिदास द्वारा मेघदूत में वर्णित स्थानों को ढूंढ रहा है। व्याख्या। अब ये जो पंक्ति है इसमें जो कालिदास ने अपनी मेघदूत रचना में जिन स्थानों की चर्चा की है वो उसको यहाँ पर कवि ढूंढता हुआ नजर आ रहा है और इस वजह से उनको कालिदास की भी याद आ जाती है। कवि कहता है कि कालिदास ने मेघदूत रचना में व्याप्त अलकापुरी का उल्लेख किया है और उसने उसे ढूंढने का बहुत प्रयास किया लेकिन उसे नहीं मिली। कवि कहता है कि वह कौन सा स्थान होगा जहाँ मेघ रूपी दूत बरस पड़ा होगा। कवि कहता है कि मैंने बहुत ढूंढा पर असफलता हाथ लगी, अतः इसे जाने देते हैं और शायद ये कवि की कल्पना मात्र ही थी। तो कवि को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ क्योंकि वो परेशान हो जाता है और उसे वो नई चीज़ें मिलती हैं तो उसे लगता है कि ये शायद कवि की कल्पना ही थी, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक रहेगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कालिदास के मेघदूत का संक्षिप्त परिचय हमें देना है जो कि इस कविता में जिसकी चर्चा की गई है। मेघदूत जो है संस्कृति के प्रसिद्ध कवि तथा नाटककार कालिदास द्वारा रचित रचना है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसमें मेघ ने दूत का कार्य किया है। तो मेघदूत जो रचना है इसमें मेघ के जो परफॉर्मेंस है एज अ दूत यहाँ पर की दिखाई गई है। यह एक प्रेम कहानी है। इसमें धनपति कुबेर द्वारा अपने एक यक्ष को 1 वर्ष के लिए अपनी नगर अलकापुरी से निष्कासित कर दिया जाता है और यक्ष जो है अब यक्ष को उसकी ही अपनी ही जगह से अलकापुरी से निष्कासित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। यक्ष जो है अब दक्षिण दिशा में स्थित रामगिरी में बने आश्रम में रहने लगता है। वह किसी प्रकार 8 महीने व्यतीत कर लेता है लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है तो उसे अपनी पत्नी यक्षी के विरह में व्याकुल हो उठता है। ऐसे में वो अपनी पत्नी के पास अपना संदेश पहुंचाना चाहता है और वह मेघ से प्रार्थना करता है कि उसे विभिन्न स्थानों की जानकारी देता है जहां से गुजरकर वह निश्चित स्थान पर पहुंच सकता है। उस तरीके से वो वहां तक अपने प्रेम संदेश को पहुंचा देता है। तो इस तरीके से और इस वजह से जो है यहाँ पर इस कविता में मेघों की वजह से ही जो यहाँ पर कालिदास को याद करते हुए कवि नजर आते हैं। तो यहाँ पर इस कविता पाठ से संबंधित जो हमने प्रश्न उत्तर किए हैं वो आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी यूजफुल रहेंगे। जरूर पढ़ें और बार बार पढ़ें जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आ जाते। रटने की जरूरत नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहे जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सके और आप चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर सके, अच्छा स्कोर कर सके, अच्छा परफॉर्म कर सके। वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हेल्प कर रही है तो जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।